हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आगे बढ़ें उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हम मेरा जो क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि प्रेसिडेंट का जो हमारे देश में इलेक्शन होता है वो किस मेथड से होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे किसी भी कोर्सेज में जो कि क्लैट एलेट डी यू एल एल बी एन एल एस एट क्लैट पी जी क्लैट यू जी किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से उन कोर्सेज में जाके देखिए, डेमो क्लासेस देखिए, अच्छी लगती है तो प्लीज इनरोल करिएगा। अब बात करते हैं आज के सेशन की। थोड़ा सा देखो, पीपीटी आज नहीं बनाई है, आज हम थोड़ा नए तरीके से ट्राई कर रहे हैं, आप लोग सजेस्ट करिएगा, अगर आपको ऐसा अच्छा लगेगा तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज जैसे पीपीटी बना के करते थे वैसे करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर करके जरूर जाया करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। अब देखो बात करते हैं आज की न्यूज की। सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, सेट अबू सलीम फ्री आफ्टर 25 ईयर्स इन जेल सुप्रीम कोर्ट। एक मामला था कि हमारी सरकार ने जो है ना वो पोर्चुगल की सरकार को जब इनको एक्स्ट्रेडिट किया था तब वादा किया था, और उसी वादे के चलते हुए कोर्ट ने यहाँ पे फैसला लिया है। अब थोड़ा सा इसको पूरा पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। अबू सलीम इन 1993 मुंबई ब्लास्ट केस के कन्विक्ट हैं एंड ऑन हिज कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ his jail term in view of the national commitment made to Portuguese Sarkar during his extradition. The 25-year period would be calculated from his detention on October 12, 2005 और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि अबू सलीम को रिलीज किया जाए, ऐसा यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। बीच में ऐसा चल रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं रेफर करने वाली है प्रेसिडेंट को, और ये जो पोर्चुगल सरकार को हमने एक वादा किया था हम उसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने फिर इस पर फाइनली ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है। फिर देखिए अगली न्यूज जो है वो दिल्ली से है कि गवर्नमेंट टू रिस्टोर मॉन्यूमेंट्स अंडर इट्स जुरिडिक्शन। तो दिल्ली गवर्नमेंट, देखो दिल्ली के अंदर दो टाइप से मॉन्यूमेंट्स हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है, और कुछ मॉन्यूमेंट्स जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है। तो 71 के आसपास स्ट्रक्चर्स जो है ना वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे जो है रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। बाकी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चीजें चलती हैं उसके थ्रू, ठीक है। दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ न्यूज देखते हैं। ममता रिमार्क्स ऑन मुर्मू कीप्स एवरीवन गेसिंग। देखो एक्चुअली क्या हुआ ना कि देखा जाए तो एनडीए के अगेंस्ट में ही रहती हैं ममता बनर्जी जी, लेकिन जो अभी हमारी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम बीजेपी, उनके लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा है ममता बनर्जी जी का, और उसी पे काफी पॉलिटिकल अलग अलग राइवलरीज जो है वो गैसिंग कर रही हैं कि यार क्या इनके ऊपर इंस्टेंस रहने वाला है, क्या कहीं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी मुर्मू जी को उनके इलेक्शन में। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने आपसे आज एक क्वेश्चन भी पूछा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस मेथड से होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सीएम अपॉइंट चड्ढा एडवाइजरी पैनल चीफ। तो राघव चड्ढा जो है ये अपॉइंट कर दिए गए हैं एज एन एडवाइजरी पैनल के चीफ। देखो कहा जा रहा था कि दिल्ली से चलाई जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार फ्रॉम इन पंजाब, और उसका कितना सच है कितना गलत है तो पता नहीं, लेकिन राघव चड्ढा जी जो हैं वो बहुत ही करीबी हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के। दूसरी चीज कि एक बात ये भी है कि राघव चड्ढा जी को पंजाब में भेजना भी कहीं ना कहीं सिंबल है कि थोड़ा सा जो है वो कठपुतली टाइप के चीफ मिनिस्टर की तरह देखना चाह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार मान जी को, या फिर जो भी है, मतलब ये थोड़ा सा तो लॉजिक है, पर इन सबसे वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन दी एंड मैटर ये करता है कि सरकार अच्छी चले, अब चाहे वो कैसे भी चले, चाहे अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्ट कंट्रोल में लें, चाहे कोई कैसा भी चलाए। और बाकी ये पॉलिटिकल लोगों की विचारधारा भी होती हैं, कोई किसी को कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो ये एक अलग बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग शुड नॉट स्पार्क डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। देखो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमारे राज्य के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल करने चलें लेकिन फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि उन्होंने जो है मुस्लिम वर्ग को यहाँ पे टारगेट किया है। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई और खास इस पेज पे तो न्यूज़ है नहीं। यहाँ पे देखिए नीड सिस्टम टू आइडेंटिफाई इलीगल लोन ऐप।
देखो ये एक बहुत बड़ा भी स्कैम चल रहा है और एक्चुअली में ये एक समस्या का विषय है। समस्या का विषय क्या है, देखो बहुत सारी ना कंपनीज जो हैं वो इलीगल लोन एप्स के थ्रू जो हैं वो पैसा दे रही हैं। अब जैसे कि बहुत सारे, तो देखो ये तो इलीगल की बात हो रही है, इवन जो प्रचार करते हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे ऐप हैं जो अपना प्रचार करके लोन देते हैं, वो ऐप में भी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इवन मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर एक फला फला ऐप है और उस ऐप के थ्रू हमने लोन लिया था और अब जो है हमें तंग किया जा रहा है, घर पे आके तंग कर रहे हैं। एक उसमें एक और चीज़ आ रही है कि यार सर हमने तो लोन ही नहीं लिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स किसी ने यूज़ करके लोन ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसी पे अभी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने आरबीआई से कहा है कि कुछ सिस्टम क्रिएट करिए जिससे कि इन चीज़ों की ना निगरानी करी जा सके और आपके थ्रू ये चीज़ें क्लियर हों कि हाँ भाई ये जो लोन की कंपनीज हैं ये सही हैं, आप इसके थ्रू लीजिए, बाकी जो ऐप्स हैं ये बेकार हैं, तो आप कुछ लिस्टिंग कराइए। तो इस तरीके की चीज़ तेलंगाना गवर्नमेंट ने आरबीआई से भी डिमांड करी है, ठीक है। इसके बाद देखो एडिटोरियल्स में आज है, चाइना सीम्स टू वांट टू टेस्ट इंडियाज रिजॉल्व टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट। देखो अभी क्या हुआ कि जुलाई 7 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं हमारे एस जयशंकर जी और चाइना के वैंगी जो हैं, इनकी साइडलाइंस ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट में मुलाकात हुई जो बाली में हुई थी। तो अभी क्या हुआ, देखो बात ये है ना कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है। तो चाइना देखो कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत जो है ना इसको एक्सेप्ट कर ले, न्यू नॉर्मल। जैसे कोविड आया था ना तो न्यू नॉर्मल था मास्क लगाना, तो उसी तरीके से अब न्यू नॉर्मल जो है ना चाइना चाहता है कि जो नया LAC पे चाइना ने कब्जा किया है थोड़ा सा, वो भारत एक्सेप्ट कर ले और जो भी चाइना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है भारत को उससे हाँ मान के चले। तो चाइना जो है वो यहाँ पे यही कोशिश कर रहा है। बाकी आप पूरी कहानी इसकी जानते ही, हमने डिस्कस कर रखा है, तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइटर ये कह रहे हैं कि चाइना क्या चाहता है, तो चाइना ये चाहता है अकॉर्डिंग टू द राइटर कि भाई भारत जो है वो न्यू नॉर्मल जो है वो एक्सेप्ट करे। चाइना जो कि हर जगह देखो कहीं भी जाता है तो वो बाकी सारी बातें करता है लेकिन बॉर्डर की बातें नहीं करता है, और वहाँ की चीज़ों पे ना वो कुछ कदम उठा रहा है ना ऐसा है कि उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहा है, स्टेटस क्वो के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। तो इन सब का सिंबल यही है कि भैया अब इंडिया जो है आप इसको एक्सेप्ट करो, पर हमारी सरकार और इंडिया जो है आई डोंट थिंक कि इसको एक्सेप्ट करेगी किसी भी कीमत पे, और समय समय पे जो भी इसके जायज़ तरीके होंगे उस तरीके से भारत जो है अपना गुस्सा इसके प्रति प्रकट करती रहेगी, ये होना चाहिए। बाकी आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखो अभी यहाँ पे एक आर्टिकल आया है सेफ्टी इन द स्काई। ये आया हुआ है किस चीज़ से, अभी देखो एरोप्लेन कंपनीज में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि देखो जब वेदर ख़राब होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप फ्लाइट में कभी बैठे होंगे तो एक चीज़ तो जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं हल्का सा डर तो लगता है, क्योंकि भाई आप हवा में हो, वहाँ कुछ ख़राब हुआ ना तो कोई नहीं बचाने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि देखो जब वेदर ख़राब होता है ना तो आप कभी जब फ्लाइट में उड़ते हो कि आप देखते हो काफ़ी टर्बुलेंस होता है, फ्लाइट्स काफ़ी हिलती डुलती रहती हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अभी क्या हुआ ना, अब इसमें अभी देखो क्या है कि स्पाइस जेट जो है वो काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे इंसिडेंट एक साथ स्पाइस जेट में देखने को मिल गए हैं। और उसका कारण ये कि जो भाई देखो कोई भी गाड़ी है, आप घर में बाइक लाते हो, कार लाते हो, समय समय पे सर्विसिंग मांगती है, समय समय पे उसमें कुछ पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब ये जो कंपनीज है ना ये लोग बहुत नुकसान में चल रहे हैं आफ्टर कोविड। एक इंडिगो ही ऐसी फ्लाइट कंपनी जो काफ़ी सस्टेनेबल है, जो अपना खर्चा पानी चला लेती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फ्लाइट कंपनीज के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। आपको एक फ्लाइंग बीस्ट वाला याद होगा, एयर एशिया जो करके फ्लाइट थी उसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी। अभी आप देख रहे हो कि स्पाइस जेट में हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, इतना पैसा नहीं होता है कि भाई वो इक्विपमेंट चेंज करें या क्या करें। एक मूवी आई है अभी रनवे 32 आई थिंक, देखिएगा काफ़ी अच्छी मूवी है अजय देवगन की, उसमें भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो अभी क्या है ना, DGCA से कहा जा रहा है कि भैया अपने जो प्रॉपर प्रोसेसेस को फॉलो किया जाए। देखो क्या है ना, फ्लाइट जो है ना इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। आदमी ना हवा में ट्रस्ट पे जाता है। देखो ट्रेन में आप एक बार के लिए सोच सकते हो गाड़ी रुकेगी, हम कूद जाएंगे, कब लोग एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, लेकिन फ्लाइट तो पूरा ट्रस्ट पे चलता है। अगर ये चीज़ सामने आएगी ना कि भाई इंजन खराब हो रहा है, आप उसको सही नहीं करा रहे हो, आप चीज़ें खराब हो रही हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आदमी फिर भैया फ्लाई करने से डरेगा, और फ्लाई करने से आदमी डरेगा तो एविएशन इंडस्ट्री प्रभावित होगी। तो अभी स्पाइस जेट का तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा, टिकट्स बहुत कम हो गई होंगी बिकना, तो उनका तो और नुकसान बढ़ने वाला है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जब पब्लिक में आ जाती है ना तो फिर, अब जैसे मैं आपको इसका रिसेंटली एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जा रहा हूँ 14 तारीख को अभी हैदराबाद, और कुछ दिन अपनी 4-5 दिन हैदराबाद से क्लास होगी। तो हैदराबाद में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को जब फ्लाइट के टिकट के ऑप्शन आए तो मैंने इससे प्रेफर किया इंडिगो, क्योंकि उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। तो ये होता है कि क्या आदमी का साइकोलॉजी हो जाता है।
ऑल दो स्पाइस जेट का टिकट उस समय कम भी था, लेकिन मैंने तब भी इंडिगो प्रेफर किया। तो ये होता है। वाई द वर्ल्ड नीड पीस इन यूक्रेन, तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे शशि थरूर जी ने लिखा है। अगर थोड़ा सा जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज्म ये एक तरफा करते हैं उसको हटा दें तो काफ़ी अच्छी एक पॉइंट यहाँ पे सामने आया हुआ है, जिसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना शशि थरूर जी कह रहे हैं कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है ना, ये लग नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से शांत होने वाला है। ठीक है, अब रशिया की अगर बात करें तो रशिया ने अकॉर्डिंग टू शशि थरूर जी डॉनबस का काफ़ी सारा एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। डॉनबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत और इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, तो रशिया अभी जो है फ़ायदे में है। और शशि थरूर जी ये भी कह रहे हैं कि देर आर नो सीरियस पीस एफर्ट्स अंडरवे एट द मोमेंट, कोई भी अभी पीस एफर्ट भी नहीं कर रहा है, कोई कंट्रीज भी नहीं कर रहा है, वो दोनों लोग भी नहीं कर रहे हैं। अब इंडिया की बात करें तो हमने अभी दोनों ही तरफ में बैलेंस कर रखा है, तो ये उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, वो अपन को देखना नहीं है। फिर इन्होंने ना एक बात करी है कि हेनरी किसिंगर जो है, इन्होंने ना लास्ट मंथ एक प्रपोजल रखा था किस तरीके से रशिया यूक्रेन का मैटर सॉल्व हो सकता है। तो वो क्या प्रपोजल था? वो प्रपोजल ये था, इन्होंने रखा था कि रशिया जो है ना वो स्टेटस क्वो पे चला जाए। मतलब जो ये अटैक हुआ था रशिया के द्वारा, जब ये हमला हुआ उससे पहले की जो पोजीशन थी ना, रशिया उसी पे चला जाए। आई थिंक फरवरी 24 में ये चीज हुई थी। तो उससे पहले जो पोजीशन थी ना, रशिया वापस उस पर चला जाए, यूक्रेन भी कहता हम नेटो में ज्वाइन नहीं होंगे और मैटर सॉल्व हो जाए। तो अब शशि थरूर साहब इस पर अपनी टिप्पणी ये करते हैं कि देखो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि रशिया के काफ़ी सारे सोल्जर शहीद भी हुए हैं, रशिया के काफ़ी सारे जो पैसा है वो भी खर्च हुआ है, काफ़ी सारा उन्होंने अपना स्टेक दाव पे लगाया है। अब ये सब जो दाव पे लगा के उन्होंने इतना सारा एरिया कैप्चर किया है जो कि इतना प्रोडक्टिव हो सकता है, तो वो किसी भी एंगल में रशिया जो है वो देने वाला नहीं है। या तो फिर कुछ ऐसा हो जाए अकॉर्डिंग टू शशि थरूर साहब, और ये पॉइंट लॉजिकल्स भी हैं, कि इतने सैंक्शन लग जाए रशिया के ऊपर कि वो बहुत परेशान हो जाए तो वो गिव अप करने को तैयार हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी हालत दिख नहीं रही है, रशिया ने अपने अल्टरनेट रूट निकाल लिए हैं और वो अपना उस पर काम कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद पैंडेमिक का भी इफेक्ट पड़ा है। क्या पड़ा है? देखो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, इससे पूरा वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है। देखो वीट कम हो गया है पूरे विश्व के अंदर, वीट का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, ऑयल का प्राइसेस इतना हाई हो गया है। अब ऑयल प्राइस हाई होने से ना सब हाई हो जाता है। क्यों? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, एविएशन फ्यूल बढ़ा हुआ है, तो फॉरेन से कोई भी सामान आएगा बहुत बढ़ेगा। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, देखो महंगाई का ही। आप प्रोटीन जानते हो कि जो जिम जाते हैं तो प्रोटीन खरीदते हैं लोग, मतलब खाते हैं फॉर बॉडी एंड ऑल। तो मैं भी एक रेगुलर यूज़र हूँ प्रोटीन का। तो कल मैं एक प्रोटीन का डब्बा ऑर्डर कर रहा था, तो जो पहले मुझे प्रोटीन, देखो प्रोटीन क्या होता है ना, जो वे प्रोटीन होते हैं वो इंडिया में नहीं बनते हैं, वो फॉरेन में ही बनते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो वो फॉरेन से इंपोर्ट होते हैं। जैसे कंपनीज हैं ओन या ऐसे ऐसे, जैसे मसल ब्लेज भी एक इंडियन कंपनी है, कहती है इंडिया में बनाते हैं, पर वो भी प्रोटीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करते हैं और फिर अपने डब्बे में पैक करके दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये जितनी भी कंपनी, जैसे ओन हो गया, मसल फार्मा हो गया, बहुत सारे हो गए, आपने बहुत सारे प्रचार भी देखे होंगे। तो कहने का मतलब है ना, ये लोग बाहर से लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हो गई, एविएशन फ्यूल का चार्ज इतना बढ़ गया ना कि महंगाई वहाँ भी बढ़ गई है, और वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है। इस चक्कर में देखने को ये मिल रहा है कि भैया इनका भी दाम बढ़ गया है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरे पास था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप देख रहे होंगे, जिससे ये दिखता है कि सिचुएशन जो है वो खराब है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने वही बताया हुआ है कि भाई पूरे विश्व जो है ना वो तो नहीं चाहता है किसी भी तरीके से कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, ये वॉर जो है ये चला जा रहा है, ये बंद हो जाए। फिर देखिए राइटर जो हैं हमारे, जो शशि थरूर जी हैं, वो कहते हैं कि देखो यूरोपियन कंट्रीज को अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आ जाएगा कि रशिया पे सैंक्शन लगा के काम होगा नहीं, क्योंकि जो ऑयल और गैस जो है ना, जितना ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंसी थी वो कोई और पूर्ति कर नहीं पाएगा। और फिर अब विंटर आने वाली है, वहाँ पे इतनी ठंड रहती है, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल गैस और आपकी जो ऑयल है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें फिर रशिया को इनको नीड फील होगी। तो देन यूरोपियन कंट्रीज को भी झुकना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है ना, सब फंड किए जा रहे हैं यूक्रेन को, यूक्रेन टिका हुआ है, अभी फंडिंग बंद कर दें यूक्रेन अगले दिन हथियार डाल देगा। तो ये वाली चीज़ें हैं। चाइना में अपना अलग दिक्कत चल रहा है। चाइना में दिक्कत क्या चल रहा है भाई, वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी है जी जिनपिंग साहब की। उसमें क्या होता है भाई, एक भी केस निकलता है सब बंद कर देते हैं। अब सब बंद कर देते हैं तो भाई इंडस्ट्रीज प्रभावित हो रही हैं, सप्लाई चेन हिट हो चुकी है, चाइना से सामान जो आते थे वो नहीं आ रहे हैं। इसका भी एक और एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो क्या होता है ना, हम लोग कैमरे से कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको इंटेंसिटी शटल बोलते हैं। आप लोग डिवाइस क्या होती है, इससे क्या लेना देना, वो जो डिवाइस है ना वो चाइना में ही बनती है।
आई थिंक इट हैज़ बीन आई थिंक 4-5 मंथ्स, और अमेजोन पे ना वो ख़त्म चल रही है। मैंने अभी जल्दी ही नेहरू प्लेस दिल्ली से उसको जुगाड़ से मंगवा लिया, लेकिन वो जो है ना वो अमेजोन पे ख़त्म चल रही है। तो क्या हो रहा है ना कि सप्लाई चेन इतनी हिट हो चुकी है, चीज़ें आ नहीं रही हैं, चिप्स में इतनी दिक्कत हो रही है जो आपकी हर जगहों पे लगती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि भाई पूरा विश्व तो यही चाहता है कि ये मैटर सॉल्व हो जाए। रशिया यूक्रेन अगर नहीं भी चाह रहे हैं तब भी, और पूरे विश्व को मिलकर कुछ करना चाहिए। फिर लास्ट में जो है शशि थरूर जी कहते हैं कि द लैंड ऑफ महात्मा गांधी शुड इंटरफेयर, अगर कोई नहीं कर रहा है तो, क्योंकि हम पे भी इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। श्रीलंका हमारे बगल में ही है और हम उसकी हालत देख रहे हैं। तो ये हमने जाना, ठीक है। विम्बल्डन विनर्स, ब्रेक थ्रूज एंड यूजुअल सस्पेक्ट। तो मेल चैंपियनशिप, फीमेल चैंपियनशिप आपने देखा ही है। On Saturday, 23-year-old Elena Rybakina won her first Grand Slam title. She was ranked 23rd. और आपको पता ही है इनके बारे में, तो इनके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमने इतना आर्टिकल यहाँ पे देखे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो नीचे का आर्टिकल अच्छा आया हुआ है, द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो सरकार ने कहा था कि सर्विस चार्जेस आपको पे नहीं करने, तो उसी के ऊपर है ये आर्टिकल। जुलाई 4 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 गाइडलाइंस दी टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस हैं ये 2017 की गाइडलाइंस के ऊपर हैं। पहले 2017 की गाइडलाइंस में भी ये कहा था कि सर्विस चार्जेस जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ये जबरदस्ती नहीं लिए जा सकते। लेकिन उसके लिए पता है उसके भी अल्टरनेट तरीके निकाल लिए थे होटल वालों ने। जैसे मैंने आपको उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि लखनऊ में एक दिन मैं कैफे में गया था अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे ना उन्होंने टेबल पे लिख दिया था कि विदाउट सर्विस चार्जेस नहीं चलेगा। तो भाई फिर बंदा, इसका मतलब आप कह रहे हो बाहर चले जाओ लेकिन सर्विस चार्ज के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की मतलब आप कह सकते हो कि दादागिरी जो है वो करी जा रही थी। तो सीसीपीए के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सीसीपीए जो है वो स्टेब्लिश हुई है टू रेगुलेट मैटर्स टू द रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये अथॉरिटी जो है स्टेबलाइज करी गई थी टू रेगुलेट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, unfair trade practices and false or misleading advertisement that are prejudicial to the interest of the public. Section 18 of the CPA 2019 कहता है to protect, promote and most importantly enforce the right of the consumer and prevent violation of their rights under the act. सर्विस चार्ज क्या होता है? सर्विस चार्ज इज अ टिप और अ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द रेस्टोरेंट स्टाफ, स्पेशली द वेट स्टाफ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नई गाइडलाइंस क्या कहती है? नई गाइडलाइंस ये कहती है कि भाई बिल में आप ऑटोमेटिकली नहीं जोड़ सकते हो। द न्यू गाइडलाइंस, होटल्स और रेस्टोरेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेविंग एक्स्ट्रा चार्जेस ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द बिल और बाय एनी अदर नेम, and they are not allowed to force service charges and must clearly inform the consumers that they charge voluntarily optional at their discretion, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देखो, पहले क्या होता था कि मना कर देते थे कि भाई आप एंट्री नहीं कर सकते हो अगर आप नहीं दोगे, तो वो भी मना कर दिया गया है। वो भी इस गाइडलाइंस के अंदर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर कोई करता है तब क्या करोगे? तो इफ एनी कंज्यूमर फाइंड्स दैट द होटल और रेस्टोरेंट इस तरीके के चार्जेस लगा रहा है, तो वो NCH की मोबाइल ऐप पे या उनके ऑफिशियल एड्रेस पे लेटर लिख के या मेल करके या मोबाइल ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकता है, या फिर जो edakhil.nic.in करके एक पोर्टल है वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये जहां भी लगे कर लेना, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर जगह करी जाती है सर्विस चार्ज ऐड करने वाली, और फिर ये लोग सुनते भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आई होप समझ में आई। आगे बढ़ते हैं गाइस। फोन बज रहा था यार, अभी काट दिया है। फिर देखिए क्या है, लॉन्च अग्निपथ एज ए पायलट प्रोजेक्ट, अपोजिशन ने ऐसा बोला है। तो देखो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, बस ये समझ लो। अग्निपथ के बारे में तो आप जानते ही हो। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए कर दो, मतलब उसका कोई ऐसे मत करो कि परमानेंट है, ट्राई करके देखो, अगर सही लगता है तो आगे बढ़ाना। इस तरीके की चीजें कही जा रही है। ब्रिंग अ न्यू एक्ट ऑन बेल, सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अभी न्यूज है नीचे, वो ध्यान रखना, वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आस्क महाराष्ट्र स्पीकर टू डिफर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक AI बेस्ड मैंडरिन ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर आर्मी दी जा रही है, जिससे कि कल को LAC पे अगर चाइनीज सोल्जर से बात करनी पड़े तो हमारे जो आर्मी पर्सन है वो जो मैंडरीन है, चाइनीज लैंग्वेज है, वो समझ सके।
तो ये जो बनाई गई है ये आपके बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कोग निट के थ्रू बनाई गई है, COGNIT। तो ये ध्यान रखना। और इसमें क्या है सिस्टम, तो थोड़ा इसको मैं जूम करके आपके सामने रख देता हूँ। इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग ऑन द LAC when they come face to face with Chinese soldiers will soon be able to understand Mandarin and reply instantly with the help of 600 ग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। PM अनवेल्स नेशनल एम्बलम अटॉप्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये देखिए हमारे देश के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। और जो बात हुई थी कि नेशनल पार्लियामेंट नहीं बनने वाली है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और उसमें ये बात हम पढ़ते थे कि नेशनल एम्बलम बनेगा टॉप के ऊपर, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं जूम भी कर देता हूँ, आप लोग और अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा जूम हो गया यार, ये रहा। ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। 9500 kg का ये वेट है इसका, और 4.34 मीटर वाइड है। ठीक है। जुबैर रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। आज एक आपका होमवर्क है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर समझ के आना। ठीक है। ED समन्स कांग्रेस चीफ सोनिया ऑन जुलाई 21। नेशनल हेराल्ड केस हमने पहले भी देखा हुआ है, एक बार फिर कभी जब डिटेल में आएगा किसी एडिटोरियल में तो डिस्कस कर लेंगे। इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन बाय 2023, ऐसा यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कह रही है। अब यहाँ पे देखो फ्लाइट वाले जो है ना भाई बड़े परेशान है, एविएशन इंडस्ट्री देखो वैसे ही इतनी हालत अभी खराब हो रही है। उसी में देखने को ये मिल रहा है कि गो फर्स्ट केबिन क्रू जो हैं, टेक्नीशियंस जो हैं, वो बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, और इंडिगो में भी ऐसा देखने को आ रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। श्रीलंका में अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी रिजाइन मार दिया है, कहा है कि अब सारी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। प्रेसिडेंट घर का तो पता ही है, स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं, जिम में लोग जिम कर रहे हैं प्रेसिडेंट के, तो हालत जो है बिल्कुल खस्ता है वहाँ पे। लेट्स सी कितने जल्दी वहाँ पे चीज़ें बेटर होती हैं। हम लोग तो यही होप करेंगे चीज़ें बेटर हो, क्योंकि जब भी पड़ोसी देश में कोई दिक्कत होती है ना तो फिर आपकी कंट्री भी उससे दूर नहीं रहती है। लोग वो बढ़ता है, मतलब रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है, लोग यहाँ पे आने लग जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। RBI सेटअप सिस्टम टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़। तो जो हमने रशिया के साथ सिस्टम किया हुआ है ना कि रुपए में ट्रेड करेंगे, तो उस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल सेट टू सर्च टू रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं था, वो समझने के लिए था। एक आर्टिकल और भी था इसमें, अभी मैंने शायद डिस्कस नहीं किया है या किया है पता नहीं है, एडिटोरियल पेज पे था। चलते हैं एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ना तो बेटर दिखेगा। हाँ यहाँ पे ये देखो आर्टिकल क्या है, इंडिया बांग्लादेश वीजा सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द पासपोर्ट एंड वीजा सिस्टम फॉर ट्रेवल बिटवीन द टू कंट्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम September 1। पहले ने एक परमिट सिस्टम से ही हो जाता था काम, लेकिन अब जो है पासपोर्ट एंड वीजा सिस्टम को कर रहे हैं इंट्रोड्यूस। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई बहुत ज्यादा इलीगल लोग ना इधर से उधर भाग रहे थे, और इससे ना आपका बहुत ज्यादा स्मगलिंग और ये सब भी बढ़ रहा था। तो अब प्रॉपर पासपोर्ट एंड वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। लोगों को अगर जाना है तो पासपोर्ट एंड वीजा के साथ जाना होगा, जिससे कि उनकी पहचान जो है बेटर तरीके से हो सकती है और ये जो इलीगल एक्टिविटीज है खत्म हो पाएंगी। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब